कि यह सरकार आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह मॉब लिंचिंग हमारे लोकतंत्र पे एक काला दाग है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ चैलेंज है, उनको खुला एक चुनौती है। जो लोग झुंड में आकर के एक निहत्थे, एक कमजोर आदमी को मारते हैं, वो यहां के रूल ऑफ लॉ को चुनौती देते हैं कि तुम्हारे पास कितने भी संविधान हो, कितने भी कानून हो, उनको हम नहीं मानते और हम सरेआम हत्या करेंगे। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी खामोशी, आपने सुना होगा ना, खामोशी को रजामंदी कहा जाता है। जो लोग खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, चाहे वो सर्वोच्च पद पे बैठे पीएम हो, एचएम हो, चाहे वो सरकार का सीएम हो, चाहे सरकार वह स्टेट का एचएम हो, होम मिनिस्टर हो, अगर वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि उसको समर्थन करता है। जो वादे किए गए थे, क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा। इतने बड़े बड़े तुमने कस्में खाई थी, इतने बड़े बड़े तुमने इरादे किए थे, क्या हुआ उसका? दोस्तों, हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। ये अल्पसंख्यक की संकल्पना, द कंसेप्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। विश्व के प्रत्येक देश में माइनॉरिटीज होते हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे रेशियल हो, चाहे नेशनल हो या रिलीजियस हो। हर देश में कोई ना कोई माइनॉरिटी है। भारत में हिंदू मेजॉरिटीज़ हैं, बाकी सारे माइनॉरिटीज़ हैं। आप श्रीलंका में जाइए, वहाँ पे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में है, बाकी धर्म माइनॉरिटी में है। आप पाकिस्तान में जाइए, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, बाकी धर्म माइनॉरिटीज़ में है। यू गो टू जापान, बुद्धिज़्म वहाँ पे मेजॉरिटी में है, बाकी माइनॉरिटीज़ में है। आप जाइए यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर भी रेशियल माइनॉरिटीज़ है। तो ये संकल्पना कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ओवर। अब बात यह आती है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या करते हैं। जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, नेशनल हो, रेशियल हो या रिलीजियस हो, उन्होंने उस देश में सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ भी हम कर रहे हैं। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, द क्रिएटिव एंड डेडिकेटेड माइनॉरिटीज ऑलवेज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। यानी अल्पसंख्यकों ने इस विश्व को एक अच्छी जगह बनाई है रहने के लिए। द यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू रेशियल, नेशनल, इथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, वो कहता है कि अगर किसी देश को प्रोग्रेस करना है, किसी डेमोक्रेसी को प्रोग्रेस करना है, किसी देश में अस्थायित्व लाना है, स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है, तो यह जरूरी है कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, कहते हैं अ सिविलाइजेशन इज जज्ड बाय द वे इट ट्रीट्स विथ माइनॉरिटीज। यानी एक सभ्यता को इस हिसाब से जज किया जाएगा कि वो अल्पसंख्यकों को कैसे ट्रीट करता है, क्या सलूक करता है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, इन सारे लोगों ने इस बात की तायीद की है कि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनको प्रिजर्व किया जाए। लॉर्ड एक्टन यूनिवर्सल लेवल पे एक बहुत बड़े माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं। जैसे आप अपने देश में काम करते हो, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। उनका कहना है कि द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इंजॉयड बाय द माइनॉरिटीज, यानी कितना
सुरक्षा माइनॉरिटीज अपने देश में इंजॉय करता है, इससे साबित होता है कि उस कंट्री में, उस देश में प्रजातंत्र कितना मजबूत है। यानी अगर आप खुश हैं, आपके माइनॉरिटी राइट्स प्रिजर्व्ड हैं, तो यह माना जाएगा कि उस देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। आज हम महसूस कर रहे हैं कि माइनॉरिटी खुश नहीं है, उन पे कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ अटैक हो रहा है, और ये इंडिकेट करता है कि इस देश में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो मजबूत नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनको हिलाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल लेवल पे आते हैं। सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं करता है, सीधे वो इंडिकेट करता है कि कौन कौन माइनॉरिटीज हैं। मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी, ये सारे माइनॉरिटीज हैं। यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जैन और पारसी मुझे नहीं लगता है कि हैं। उनके परसेंटेज मैं बताना चाहूँगा। मुस्लिम्स 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.69%, जैन 0.37%, जैन जो है 44.5 लाख अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखा जाए। पारसी जो है वो सिर्फ 69,000 है। यहाँ पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो तीन जो डोमिनेंट माइनॉरिटीज है इंडिया में, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख। मुसलमानों को देखिए यहाँ के कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उन्होंने कितना योगदान दिया है। क्रिश्चियंस को देखिए, छोटे से छोटे शहरों में जाइए, वहां पे कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे क्रिश्चियन भाई चलाते हैं। हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, ऐसे ऐसे जगहों पे जहां पे हम पहुंच नहीं सकते, वहां पे इन लोगों ने अपनी मौजूदगी दिखाई है और वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम चला रहे हैं। सिख भाई कड़ी मेहनत से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि माइनॉरिटीज ने भारत को अच्छा बनाने में, बेहतर बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आज अल्पसंख्यकों की कैसी हालत है? डेली स्तर पर भेदभाव, डिप्रिवेशन, प्रोसिक्यूशन, हिंसा उनके खिलाफ किया जाता है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। आज आप देखते होंगे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ऑफ इंडिया है, और इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। यह रिपोर्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, इसमें ओएम नाम का एक अलग कैटेगरी है, अदर माइनॉरिटीज, उनके बारे में भी यह रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट क्या कहता है? पूरा एक पिक्चर खींचता है और कहता है कि माइनॉरिटीज की हालत तो खराब है, लेकिन स्पेशली जो मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, और अगर इनको अच्छे तरीके से बेहतर नहीं बनाया गया तो आने वाले 10-15 सालों में यह भारत के नए दलित बनेंगे। चाहे लिटरेसी रेट हो, हायर एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारे इंडिकेटर्स पे अगर देखा जाए तो मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो उन्होंने एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी डेवलपमेंट, एक अलग से मिनिस्ट्री उन्होंने शुरू किया था। मिनिस्ट्री शुरू होने के बाद अलग से बजट एलोकेशन होता था, खर्च होता था, उसका मॉनिटरिंग किया जाता था, और ये सारे माइनॉरिटीज पे खर्च होता था, सिर्फ मुसलमानों पे खर्च नहीं होता था। उस वक्त कहा जाता था, जो यहाँ के दानिश्वर हैं भारत के, वो कहा करते थे कि यहाँ के माइनॉरिटीज आज एक डेवलपमेंट सब्जेक्ट है। यानी ऐसे नागरिक हैं
जिनके विकास के बारे में बात होती है, लेकिन 2014 के बाद जो हालत है पूरी तरह से तब्दील हो गई। आज हम क्या देखते हैं? मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उनको कैसे डेमोनाइज किया जाए, बात बात में उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, राइजिंग डिस्क्रिमिनेशन। और 2004 से लेकर के 2014 तक सरकार ने जो स्कीमें चलाई थी उनको धीरे धीरे करके उनको बंद किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इन सारी चीजों पे मैं जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ एक इशू पे जिक्र करूंगा, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग, आप समझते हैं कि एक आदमी को एक झुंड मार देता है, यह इतनी आसान बात नहीं है। यह मॉब लिंचिंग हमारे लोकतंत्र पे एक काला दाग है। यह जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ चैलेंज है, उनको खुला एक चुनौती है। जो लोग झुंड में आकर के एक निहत्थे, एक कमजोर आदमी को मारते हैं, वो यहां के रूल ऑफ लॉ को चुनौती देते हैं कि तुम्हारे पास कितने भी संविधान हो, कितने भी कानून हो, उनको हम नहीं मानते और हम सरेआम हत्या करेंगे। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी खामोशी, आपने सुना होगा ना, खामोशी को रजामंदी कहा जाता है। जो लोग खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, चाहे वो सर्वोच्च पद पे बैठे पीएम हो, एचएम हो, चाहे वह सरकार का सीएम हो, चाहे सरकार वह स्टेट का एचएम हो, होम मिनिस्टर हो, अगर वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि उसको समर्थन करता है। साधारण बात तो कम से कम बोली जानी चाहिए। अगर किसी की हत्या होती है तो कम से कम इतना तो कहा जाए कि यह हत्या जो है ये एक जघन्य अपराध है, इसकी हम जांच करेंगे, आरोपियों को सजा देंगे। इतना भी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आकर के ये बात नहीं कहता। और ये मॉब लिंचिंग की वजह से भारत की इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो रही है। जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं खुले कानून को चैलेंज कर रहे हैं, यह दिखा रहे हैं कि हम आज 21वीं सदी में नहीं, हम 14वीं 15वीं सदी में रह रहे हैं। वो यह नहीं दिखा रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम यहां नहीं रह रहे हैं, हम अफ्रीका के कल्चर को मान रहे हैं। ये एक मॉब लिंचिंग एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। उसके बाद आते हैं सरकार का रवैया। काफी लोगों ने कहा कि आजकल टारगेटेड लेजिस्लेशन का जमाना है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, सीएए हो, लव जिहाद हो, एंटी कन्वर्जन लॉ हो, ये सारे जो कानून बने हैं इनको अगर तरीके से देखा जाए तो दिस ऑल एक्ट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ट्रिपल तलाक की बात ली जाए तो हमारी बहनों ने सड़कों पर आकर के कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, दानिश्वरों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एकेडमिशियंस ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक आदमी आके कहता है कि हम मुसलमान बहनों को इंसाफ दिला के रहूंगा। इंसाफ दिलाओगे ठीक है, लेकिन क्या बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाओगे? मुजफ्फरनगर दंगे में हमारे बहनों के साथ जो बलात्कार हो गया उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? कठुआ में हमारी बहन बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? ट्रिपल तलाक इसलिए लाया गया ताकि के नौजवानों को किसी तरह से पकड़ करके जेल में डाला जाए। आज आप देखिए लव जिहाद के खिलाफ अलग अलग कानून बन रहे हैं, कभी यूपी में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटका में, कभी महाराष्ट्र में, ये सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग इसके पहले आए थे इसी प्रोग्राम के सिलसिले में, तो एक केंद्रीय मंत्री से हम लोग मिले। उन्होंने कहा कि कन्वर्जन होगा तो कानून तो बनेगा। मैंने कहा सर, आपको लगता है कि कन्वर्जन अगर राष्ट्रीय समस्या है तो नेशनल लेवल पे एक ही कानून क्यों नहीं बनता है कि हर राज्य में कानून बन रहा है? मैं मानता हूं कि कानून बन जाए, और कानून किस लिए बनता है?
अगर कोई डरा करके धर्म परिवर्तन करता है, कोई इंड्यूसमेंट से धर्म परिवर्तन करता है, कोई लालच दे करके धर्म परिवर्तन करता है, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जो लोग खुलेआम कहते हैं कि घर वापसी होगी, जो लोग खुलेआम कहते हैं कि इतने लोगों को हम कन्वर्ट करेंगे, जो खुलेआम कहते हैं कि हम मुसलमानों की बहन बेटियों को हम शादी करके उनको हिंदू बनाएंगे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? उनके खिलाफ लव जिहाद का कानून क्यों नहीं काम करता? तो कहने का मतलब है कि जब कायदे कानून जिस परिप्रेक्ष्य में बनते हैं, जिस माहौल के साथ बनते हैं, उसी तरह से काम होता है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, लव जिहाद हो, कन्वर्जन का कानून हो, ये जब बना है तो जिस पर्सपेक्टिव में बना है, जब ये फील्ड में आता है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का आदमी चाहे कितना भी धर्म गलत तरीके से कर दे परिवर्तन, उसके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं होगी। और लीगल तरीके से कोई आदमी मुसलमान बनना चाहता है, क्रिश्चियन बनना चाहता है, और उसको 10 बार ठोका ठठाया जाता है कि भाई सही में बनना चाहते हो, कोई तुम पे दबाव तो नहीं है, कोई तुमको लालच तो नहीं दिया है, अपनी मर्जी से बन रहे हो, अफिडेविट साइन कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी उस पर कार्रवाई होती है। मैं बोलना चाहता हूं हिंदू भाइयों को, हमारे बड़े भाई हैं इस देश में, उनके साथ हम इस देश को शेयर करते हैं, सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, ये सरकार जब से 2014 से आई है और आज 9 साल पूरा हो रहा है, 9 साल मुसलमानों का बुरा हाल। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी सरकार से कभी यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हो, आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, आप हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते हो, आप लड़ाई झगड़े की बात क्यों करते हो, हमारी बात तुम कब करोगे? मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपने कभी पूछा कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल जो 60-65 रुपए प्रति लीटर हुआ करते थे आज 100 रुपए के ऊपर कैसे चले गए, गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का मिलता था आज 1000 के ऊपर कैसे मिलता है। आज हम इसलिए नाकामयाब हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो मेजॉरिटी हमसे मिल करके रहना चाहते हैं, जो सेकुलर तरीके से रहना चाहते हैं, उनको हम यह समझाने में नाकाम हुए हैं कि यह सरकार आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और 2014 में तरह तरह के जो वादे करके आए थे, उनका क्या हुआ? जो वादे किए गए थे, क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा। इतने बड़े बड़े तुमने कस्में खाई थी, इतने बड़े बड़े तुमने इरादे किए थे, क्या हुआ उसका? लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं माइनॉरिटीज, मैं कहना चाहता हूं कि हमें क्या चाहिए इस सरकार से। हमें चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमें भेदभाव से आज़ादी दो, हमें गरिमा और डिग्निटी के साथ रहने दो। जैसे आपने कहा कि बजट का 5वां हिस्सा हमारा है, दलितों के लिए सब प्लान है जिनको 2% एलोकेट किया जाता है पूरे यूनियन बजट का। ट्राइबल्स के लिए 1.25% एलोकेट किया जाता है ट्राइबल सब प्लान के लिए। और देश में 20% माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए पता है आपको कितना एलोकेट होता है? 0.2% ऑफ द यूनियन बजट। हमारा मानना है कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक सब प्लान क्रिएट किया जाए और उनके आबादी के हिसाब से यूनियन बजट से उनको एलोकेट किया जाए। आपके पास जो पैम्फलेट दिया गया है, उसमें जो आखिरी जो मुद्दा है, इसके पहले हम लोगों ने उस पर चर्चा करके ऐड करवाया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। आप देखते हैं कि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस इस तरह से हैं
कि सिख भाई हमारे, उनकी आबादी के हिसाब से पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन है, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका थोड़ा कम है, लेकिन मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है। पार्लियामेंट में आज 25 एमपीज हैं। कितने एमपीज होने चाहिए? 78 एमपीज होने चाहिए। 78 एमपीज के अगेंस्ट में सिर्फ 25 एमपीज हैं। सारे स्टेट असेंबलीज में वही हाल है। राज्यसभा में नदारद हैं, पावर सेंटर में नदारद हैं, और स्टेट्स हो या सेंटर हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मुसलमानों को नहीं दिया जाता है। ये सिचुएशन इसलिए है कि जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं वो उन्हें टिकट नहीं देती। देश में 14.2% मुसलमान हैं, लेकिन कांग्रेस कितना फीसद टिकट देती है? 6.5%। यानी लोकतंत्र की पहली ही सीढ़ी पे जब आप कदम रखते हैं तो आपके साथ अन्याय होता है। जो रीजनल सेकुलर पार्टीज हैं वो थोड़ा सा बढ़ा करके देती हैं, लेकिन वो भी अन्याय करती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सिचुएशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 14.2% मुसलमान आपको देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, और इसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए कि कल जाकर के अगर आपने मुसलमानों को इसी तरह से पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया, उनको टिकट नहीं दिया, उनको एमएलए नहीं बनाया, उनको एमपीज नहीं बनाया, पॉलिटिक्स में उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो और एमआईएम पैदा होंगे, और एआईयूडीएफ पैदा होंगे, और मुस्लिम लीग पैदा होंगे। आज एक एआईएमआईएम है, एक एआईयूडीएफ है, एक आईयूएमएल है, कल जाकर के आपको दसों में इस संख्या को देखना पड़ेगा। और मैं बीजेपी को नहीं कहना चाहता हूं कि बीजेपी की पॉलिसी है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। मुश्किल से 1 या 2 पार्लियामेंट में इतना बड़ा 403 सीट्स का यूपी का असेंबली का इलेक्शन होता है, लेकिन एक भी मुसलमानों को टिकट बीजेपी नहीं देती है। उनसे हमको कोई पॉलिटिकल उम्मीद नहीं है, लेकिन जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं और उनको उनके प्रोपोर्शन में टिकट नहीं देती हैं, वो आज नोट करके रख लें कि कल उनको एक नहीं 2 एमआईएम का सामना करना पड़ेगा। एक एआईयूडीएफ का नहीं, कई एआईयूडीएफ का सामना करना पड़ेगा। एक आईयूएमएल का नहीं, कई एआईयूएमएल का सामना करना पड़ेगा। आखिर में मैं कहना चाहता हूं, सारे वक्ताओं ने कहा है ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, यहीं की मिट्टी में उपजे अनाज हम खा रहे हैं, और मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला यहीं पे हम दफन होने वाले हैं। यहाँ की माइनॉरिटीज और खास करके मुसलमान मेन स्ट्रीम में जाने के लिए तैयार है, सरकार से गुहार कर रहा है कि हमको मुख्य धारा में लो, लेकिन सरकार हो या विपक्ष हो उसको मुख्य धारा में लेने के लिए तैयार नहीं है। जो माइनॉरिटीज हैं वो मेजॉरिटी के साथ यूनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एकता बनाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा कोरोना के वक्त में मस्जिदें खोल दी गई थी, उनको कोरोना सेंटर बना दिया गया था, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। जगह जगह पे जब माइग्रेंट लेबर्स कड़ी धूप में जब माइग्रेट कर रहे थे, तो हमारे मुसलमान भाई सड़कों पे थे, उनको पानी और खाना दे रहे थे। गुरुद्वारे को खोल दिया गया था, उनको क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। जो क्रिश्चियंस के स्कूल थे उनको बंद करके उनको क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। कहने का मतलब है कि इस देश का माइनॉरिटी मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, और जो मेजॉरिटी जो है हिंदू, उनके साथ यूनिटी एस्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन ज्यादा दिन तक उनको प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 20% आबादी को पीछे रख करके भारत वैसी प्रगति नहीं कर सकता जैसा वो डिजर्व करता है, और 20% आबादी को पीछे रख करके भारत कभी महासत्ता नहीं बन सकता। अगर भारत को इंटरनेशनल लेवल पे महासत्ता बनना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जो राइट्स हैं उसको पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा।
जो माइनॉरिटीज के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना पड़ेगा और उनके जो जायज हक है उनको देना पड़ेगा। और 20% आबादी को ऐसा लगे कि 20% वो बजट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब जाकर के भारत कहीं जाकर के महासत्ता बनेगा। एक बार और मैं कहना चाहता हूं, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि अ सिविलाइजेशन इज जज्ड बाय द वे इट ट्रीट्स इट्स माइनॉरिटीज। और जब तक के देश के अल्पसंख्यकों को उनका ड्यू नहीं मिलेगा, उनका जायज हक नहीं मिलेगा, देश वैसी प्रगति नहीं कर सकता जैसा वो डिजर्व करता है। बहरहाल यहाँ पे जितने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ से जो एक जो मसाल जली है, ये मसाल देश के हर कोने कोने में जाना चाहिए और सरकार को पता चलना चाहिए कि आज हम क्या महसूस कर रहे हैं। अंदर से हम टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। जब मॉब लिंचिंग होता है तो एक आदमी की हत्या नहीं होती है, पूरे समुदाय के कॉन्सेंस को मारा जाता है, संविधान के कॉन्सेंस को मारा जाता है। हम क्या फील करते हैं ये पूरे देश को बताने की ज़रूरत है। बहरहाल जितने जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।